India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार एसआईआर मामले में राष्ट्रीय जनता दल और अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति जमा करवाने या फिर दावा करने की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार में ड्राफ्ट रोल को लेकर दावा आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं की मदद के लिए बिहार में पैरा लीगल वॉलेंटियर या DLSA को मंगलवार दोपहर तक नियुक्त करने, उनके नाम और फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जिससे लोग ऑनलाइन जो है वो संपर्क उनसे कर सके। बता दें कि ADR के लिए प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया है कि कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि आधार को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करना। चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि रेन्यूमेशन फॉर्म के साथ क्या दस्तावेज लगाया गया है। हमें आशंका है कि बहुत रेन्यूमेशन फॉर्म खुद BLO के द्वारा भरा गया है। चुनाव आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है और कह रहा है कि दस्तावेज में कमी है। कोर्ट ने कहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूटे गए लोग आधार के साथ दावा पेश कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक और कानून के तहत आधार की जो अहमियत है उसे आयोग को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम अपनी ओर से आधार की अहमियत को नहीं बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उतनी ही आधार की अहमियत होगी जितना मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक है। वहीं EC ने कहा है कि 7.24 करोड़ लोगों में 99.5% वोटर्स ने दस्तावेज जमा किए। चुनाव आयोग के लिए पेश राकेश त्रिवेदी ने कहा है कि अधिकांश राजनीतिक दल और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं और कुछ बहुत ही अजीब है। हालांकि हमने लिस्ट को जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की वेबसाइट पर प्रकाशित किया है और साथ ही समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का पूर्णतः पालन किया। साथ ही आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय भी उपलब्ध है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में जो समय है उसमें दावों आपत्तियों पर विचार करने के लिए रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये बात है कि समय सीमा के बाद भी दावे आपत्तियां दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर दावे और आपत्तियां कभी भी फाइल की जा सकती है, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन दाखिल कर सकते हैं। जो भी नाम शामिल होंगे उन्हें मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अगर तारीख आगे बढ़ाई गई तो ये भी एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट ने आधार को शामिल करने का आदेश 22 अगस्त को दिया था और ऐसे में बिहार में बाढ़ भी आई है। इससे भी गंभीर समस्या है और आयोग पारदर्शिता संबंधी अपने ही निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने मेरा कौन सा फॉर्म अपलोड किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए TET शिक्षक प्राप्तता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से इसे अनिवार्य किया गया, कोर्ट ने ये भी कहा है कि TET उत्तीर्ण करना शिक्षकों के लिए
सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए आवश्यक है। हालांकि कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत दी है जिनके पास सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के लिए केवल 5 वर्ष शेष है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि टीटी उत्तीर्ण करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, लेकिन जो शिक्षक सेवानिवृत्त की आयु से 5 वर्ष दूर है वे सेवा में बने रह सकते हैं। अन्य शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करना होगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए टीटी अनिवार्य कर सकता है या नहीं, इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी जांच बड़ी पीठ करेगी और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी NCTE ने 2010 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी। बाद में NCTE ने TET शुरू की। तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में याचिकाएं आई थी जिसमें टीटी को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से शहर में अवैध निर्माण के मुद्दे को उठाने और आम जनता के हित में प्रत्येक मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बता दें कि जस्टिस JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट को इस मुद्दे को उठाना चाहिए और शहर में प्रत्येक अवैध निर्माण के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। मामला हावड़ा जिला परिषद द्वारा पारित एक प्रस्ताव से संबंधित था जिसमें एक निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था जो स्वीकृत योजना से विचलित था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह सरकारी मानदंडों से अवगत थे और विचलन जानबूझकर किया गया था। हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि बाय लॉ का उचित तरीके से निपटारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाईकोर्ट की चिंता की सराहना करता है और शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको बता दें हाईकोर्ट को प्रोत्साहित भी करता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कलकत्ता पुलिस को एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया जो कोलकाता नगर निगम के अधिकारों को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में सहायता करेगा। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के डोमिसाइल नियम को बरकरार रखा है जिसमें MBBS और BTS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य में लगातार 4 साल तक अध्ययन करना अनिवार्य है। हालांकि कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, साथ ही साथ स्थानांतरणीय सेवाओं के बच्चे के लिए छूट दी है। तेलंगाना में MBBS और BTS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्थानीय उम्मीदवार कोटा के तहत उम्मीदवारों को राज्य में लगातार 4 साल तक अध्ययन करना होगा या 4 साल तक निवास करना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि निम्नलिखित श्रेणियों के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। तेलंगाना राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे जो राज्य के बाहर सेवा कर रहे थे, तेलंगाना कैडर के IAS, IPS और IFS अधिकारियों के बच्चे जो राज्य के बाहर सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और साथ ही साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के बच्चे जिन्होंने तेलंगाना को अपना गृह नगर घोषित किया है। तेलंगाना सरकार के अधीन कॉर्पोरेशन एजेंसी या साधन के कर्मचारियों के बच्चे जो स्थानांतरित सेवा में हैं। हाईकोर्ट ने नियम को पढ़कर ये निर्णय दिया था कि स्थायी निवासी तेलंगाना के उम्मीदवारों को 4 साल के अध्ययन के या जो निवास की आवश्यकता में छूट दी जाएगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया और नियम को बरकरार भी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि नियम स्पष्ट है और राष्ट्रपति के आदेश के अनुरूप कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए आरक्षित है और
शेष 85% सीटें स्थानांतरित यानी कि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से ये पता लगाने को कहा है कि 2 SLP में से कौन सी वैध है। ये मामला संभल जामा मस्जिद के प्रबंध समिति द्वारा दायर SLP से संबंधित है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 द्वारा बाधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से कहा है कि वह पता करे कि 2 SLP में से कौन सी वैध है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब तक स्टेटस वो बनाए रखें जाएंगे। साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट हुजफा अहमदी ने मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए और कहा कि उनके पास इस मामले में अधिकृत पत्र हैं। कोर्ट ने 2 SLP के बारे में रिपोर्ट 2 सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और साथ ही स्टेटस जारी रखने का आदेश भी दिया है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए और साथ ही साथ कहा कि स्टेटस जारी रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिवादियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दावा किया था कि संभल शहर के बीच में स्थित श्री हरिहर मंदिर को जबरन और अवैध रूप से जामी मस्जिद समिति द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुष जिम ट्रेनर्स द्वारा महिला क्लाइंट्स को प्रशिक्षण देने पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी का उल्लेख भी किया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वर्तमान में पुरुष जिम ट्रेनर महिला क्लाइंट्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं बिना उनकी सुरक्षा और गरिमा की गारंटी के। ये मामला एक जिम ट्रेनर के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिस पर एक महिला ग्राहक के साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने और साथ ही उसे गाली देने का आरोप भी लगाया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि ट्रेनर ने उसे धक्का दिया और जिम से बाहर निकाल दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस से जांच करने को कहा है। जिम का पंजीकरण कानून के तहत हुआ है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया। जिम में महिला ट्रेनर है या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। अधिवक्ता चंद्रभान ने आरोपी की ओर से पेश हुए। साथ ही साथ बता दें कि इसके साथ ही अधिवक्ता दिनेश कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपनी हाजिरी लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के तबादलों पर चिंता व्यक्त की है। DHCBA का कहना है कि इन तबादलों ने न केवल हाई कोर्ट के भीतर बल्कि वकीलों के बीच भी असहजता पैदा करती है। न्यायिक निरंतरता DHCBA ने कहा है कि न्यायाधीशों के तबादले न्यायिक निरंतरता को प्रभावित करते हैं और वकीलों के बीच भरोसा करते हैं। स्थानीय वकीलों की अनदेखी। एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है कि दिल्ली हाईकोर्ट बार के सदस्यों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता। DHCBA ने नियुक्ति और तबादलों की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और परामर्श की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 2 दिल्ली हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस तारा विस्तता गंजू और जस्टिस अरुण मोंगा को क्रमशः
कलकत्ता और राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। जस्टिस मोंगा का तबादला उनके दिल्ली में पदभार संभालने के 1 महीने बाद ही हुआ था। DHCBA ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट को स्थिरता, निरंतरता और बेंच और बार दोनों के विश्वास की आवश्यकता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि कॉलेजियन उनकी चिंताओं पर विचार करेगा और साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले में पारदर्शिता सुनिश्चित भी करेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.